महाराणा रामसु वर्मा, बाबू सिंहदयाल चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर, संत रामलिंगे प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब को मैं नमन करता हूँ। प्रयागराज पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख व सांसद चंद्रशेखर आजाद। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कई जगहों पर की जनसभाएं, भारी संख्या में उमड़ी भीड़। विशाल जनसभा को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम में उपस्थित अपार जन सैलाब को संबोधित किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अभी करें। तो दोस्तों देखें। मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी नेतागणों का, इस मंडल के, जिले के, इस विधानसभा के सभी नेतागणों का और यहाँ उपस्थित मेरी माओ बहनों का, छोटी बहन बच्चियों का, छोटे भाइयों का, मुझसे बड़े भाइयों का और सम्मानित बुजुर्गों का भी मैं यहाँ पहुंचने का धन्यवाद करता हूँ। मेरा आपसे आग्रह है, टीवी पे आप मुझे रोज सुनते हैं, कोई दिन होगा जिस दिन टीवी पे मैं अपनी बात नहीं रखता। आज मैं आपके सामने हूँ, फोन में समय व्यर्थ ना करके मेरी बात पर गौर करो। ये तुम चुप जाओ, तुम साथ में बैठ जाओ। हम कह रहे हैं, हम अपने आप चुप। ये फिर फोन आप लोग मीडिया के साथ छोड़ के बात में बंद कर दो, हमारी बात पे गौर करो। हम समझा रहे हैं कि फोन भी क्यों बंद करा रहे हैं, इसलिए फोन बंद करा रहे हैं। जो लोग स्कूल गए हैं वो जानते हैं कि जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है और बच्चे का ध्यान किसी और जगह पर होता है तो मास्टर तो पढ़ा के आगे निकल जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता। जब पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो फिर वो अपने दिमाग पर जोर लगाता है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो उत्तर में 0 लिखता है, उसके नंबर में 0 आता है। अगर आपको 0 लानी है तो फिर तो कोई बात नहीं, और आपको 0 से आगे बढ़ना है तो फिर आपको मेरी बात को पहले सुनना पड़ेगा। मेरी बात को सुनोगे और उस बात को अपने जीवन में अमल में लाओगे और फिर उस बात के पीछे चलोगे तो फिर आप ना सुनने आपको मिलेगा और ना ही आप सुनने में रहोगे। मैं आपको आज के आपकी मीटिंग के हालात में कहानी सुनाता हूँ और मैं मंच पर बैठे साथियों से नहीं कहूंगा कि वो ध्यान रखें। बचपन में जब गांव से कोई बारात जाया करती थी तो जो गांव के समझदार, पढ़े लिखे और उम्र दराज लोग होते थे तो वो बारात की बस में पहले जाके बैठ जाते थे। मेरे जैसे नौजवान वो बस के आसपास घूमते रहते थे कि जब बस चलेगी तब हम जाके बैठेंगे। ये प्रैक्टिकल है। जब बस चलती थी तो भाग के दौड़ के जाके देखते थे कि कोई सीट खाली नहीं है। कभी किसी के भरोसे लटकते थे, कभी किसी के भरोसे लटकते थे, कभी गेट पर बैठते थे, कभी पीछे से जाके ऊपर चढ़ते थे तो ड्राइवर कहता था ऊपर मत चढ़ो, खड़े रहते थे, टांगे अकड़ जाती थी, फिर देखते थे कोई सीट खाली करे तो बैठ जाओ। इसका मतलब क्या है? जो लोग समझदार हैं, जो लोग समझते हैं कुर्सी की अहमियत को, वो पहले से बैठे हुए हैं। और जो फौज बाहर से आई हमारे साथ, अब वो कभी इधर को पैर दबाती है, कभी इधर को पैर दबाती है, कभी गर्मी में खड़ी होती है, कभी इधर से घुसने की जगह ढूंढते हैं। फिर ये सोचते हैं तो सीट खाली हो जाए तो हम बैठ जाए, हाथ खाली हो जाए। अगर सीट मांगने से मिलती तो कोई भी कुर्सी में बैठ जाता। कुर्सी तो लोकतंत्र में छीननी पड़ती है और जो छीन नहीं पाता वो कुर्सी के आगे जमीन पर बैठता है या कुर्सी के आसपास लटका हुआ नजर आता है, लेकिन ताकत किसके पास होती है? जो कुर्सी में बैठता है। कुर्सी में ताकत नहीं है, जो कुर्सी में बैठता है उसके पास ताकत आती है। इस बात को समझो। मेरी बात को नगीना के लोगों ने मान
लिया। और जब नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया तो आज उनमें इतनी ताकत है कि जिलाधिकारी भी इनकी सुनता है, एसएसपी भी इनकी सुनता है, डीआईजी भी इनकी सुनता है, कमिश्नर भी इनकी सुनता है, पटवारी, सेक्रेटरी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम सब उनकी सुनते हैं। और थाने में सिपाही से लेके और बड़े अधिकारी तक सब उनकी सुनते हैं, उनकी बात पर काम करते हैं। ये कैसे हुआ? जब नगीना के लोगों ने मेरी बात को, और नगीना के हिस्से में आया क्या, ये भी सुनो, नगीना के हिस्से में आया हर साल 5 करोड़ रुपया। कितना कितना? और 5 साल में 25 करोड़ रुपया। कितना? और वो 25 करोड़ रुपया उनके विकास के लिए कहीं सड़क बनेगी, कहीं बिजली घर बनेगा, कहीं ट्यूबवेल लगेगा, कहीं जो विकलांग होगा उसको व्हील चेयर मिलेगी, कहीं पे सौंदर्यीकरण होगा, कहीं पे धर्मशाला बनेगी, कहीं पे स्कूल बनेगा, कहीं पे अस्पताल बनेगा, और भी बहुत सारी योजनाएं उनके हिस्से में आई। चुनाव तो आपके यहाँ भी हुआ, आपके हिस्से में क्या आया? क्योंकि आपने उस तरह से मेरी बात को नहीं सुना, ना ही अपनी ताकत। आज मैं आपके बीच में आया, क्यों आया हूं ये बताना चाहता हूं, और क्या आपसे चाहता हूं ये भी बताना चाहता हूं। और अगर आपने वो काम कर दिया तो फिर क्या होगा ये भी आपको बताना आया। इसलिए हूं क्योंकि मैं एमपी मिलने बनने की लड़ाई इस प्रदेश देश में नहीं लड़ रहा था। इसलिए आया हूं कि बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया था, जिन उम्मीदों के साथ बलिदान दिया था, वो काम अभी अधूरा है और वो एक चंद्रशेखर आजाद के संसद में जाने से पूरा नहीं होता। इसलिए आया हूं आपके बीच में कि आप भी इसमें थोड़ी सी मदद करा दो। आप दूसरी बात यह है कि अगर आपने मेरी बात मानी तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपने मेरी बात मानी और आने वाले उपचुनाव में मेरी बात के साथ खड़े होकर आज से ही गली गली, गांव गांव जाकर बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का और बहुजन समाज में जागरूकता पैदा करके आजाद समाज पार्टी को वोट देने के लिए के पक्ष में वोट देने के लिए अगर आपने तैयार कर दिया लोगों को तो क्या मिलेगा आपको? आपको भी मिलेगा 5 साल में 25 करोड़ रुपया। कितना? 25 करोड़ रुपया जो आपकी विधानसभा में आपके काम के लिए लगेगा। चाहे स्कूल बनवाना, चाहे अस्पताल बनवाना, चाहे नलके लगवाना, चाहे और कोई काम करवाना, लेकिन वो सारा आपके विकास में काम आएगा। अब ना ताली बजाओ ना नारा लगाओ, मेरी बात पे गौर करो। अब ये आएगा कैसे? ये आएगा तब जब हम अपने महापुरुष, महान पुरुषों की बात के पीछे चलेंगे। याद करो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा जब उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया, तो क्या कहा? कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा रानी के पेट से तैयार नहीं होगा, आज के बाद राजा जो पैदा होगा, तैयार होगा, वो आपकी वोट से होगा। और मेरी तो मान लो, जब तक कह रहा हूं ताली मत बजाओ, मेरी बात सुनो तो कम से कम मेरी तो सुनो। मैं मानता हूं गर्मी बहुत है, लेकिन क्या ये उससे ज्यादा तकलीफ दे रही है जब बहन बेटियों के साथ दूर जाती होती है? क्या ये उससे ज्यादा तकलीफ दे रही है जब हमारे लोगों को लट्ठा लट्ठा के मारा जाता है? क्या ये उससे ज्यादा तकलीफ दे रही है जब कोई मां उसके बच्चे बच्चे के साथ जुल्म होता है, आंसू बहाती है और रो रो के उम्मीद करते हैं कि बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों के न्याय दिलाओ? क्या वो ज्यादा तकलीफ देता है या ये ज्यादा तकलीफ दे रही? बताओ।
कोई धूप से मत डरो। आज अगर धूप से डर गए तो कल मेहनत नहीं कर पाओगे। आज इस धूप से लड़ गए और आपने मेहनत की तो फिर कल बढ़िया कुर्सी बैठने को मिलेगी, मीटिंग हॉल में एसी लगा होगा और तमाम तरह की सुख सुविधाएं आपके पास होंगी। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि मैंने रानी का पेट चीर दिया है, राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा बैलक गोद से तैयार होगा, आपकी गोद से तैयार होगा। और फिर उन्होंने समाज को कहा कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो अपनी गोद से अपनी ताकत बनाओ। 14 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। 16 अगस्त को आजादी में हम लोग जी रहे थे, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। और जो आजादी से पहले सामाजिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। उन्हें अच्छी शिक्षा लेने का, अच्छे रोजगार करने का, अच्छे घरों में रहने का, व्यापार करने का, इज्जत की जिंदगी जीने का अवसर नहीं था। सारी जिम्मेदारी थी लोकतंत्र में। बाबा साहब जानते थे कि जिन्होंने हजारों साल हमारे आंखों के दर्द को नहीं देखा, हमारे भूखे पेट को नहीं देखा, वो आजादी के बाद भी हमें इज्जत की जिंदगी नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की व्यवस्था हर एक व्यक्ति के लिए की और उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके जीवन में परेशानियां हैं? हाथ उठा के बताओ जिनके जीवन में परेशानियां, नीचे कर लो। इन परेशानियों का हल चाहते हो तो हल आएगा कब? जब आपके अंदर होगा बल। और बल कहां से आएगा? जब आपके पास होगी राजनीतिक। और राजनीतिक ताकत कैसे बनेगी? जब 5 साल तो आप कुछ भी करें, लेकिन जब चुनाव का समय आए तो एक एक वोट आप आजाद समाज पार्टी के समर्थन में तैयार करें और आपका विधायक जीत कर जाए, तब आपके अंदर राजनीतिक शक्ति अब आपके ऊपर है। अगर अपनी समस्या को जल्दी खत्म करना चाहते हो तो फिर अपनी राजनीतिक ताकत बनाओ। मैं यहाँ कम आता हूँ, इसलिए आप लोग एक दूसरे के साथ पूरे नजदीक खड़े होकर, गर्मी में खड़े होकर परेशान हो रहे हो कि पता नहीं कब देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिन सीटों पे पार्टी का प्रत्याशी मजबूती से लड़ेगा, उन सारी सीटों पे मैं खुद रह के चुनाव की तैयारी कराऊंगा। इस बात का मैं आप लोगों को आपके बीच रहूंगा। जैसी रूखी सूखी आप खिलाओगे ऐसी खाऊंगा, जहां सुलाओगे वहीं सोऊंगा। दुख सुख में आपके साथ रहूंगा, आपको समझा के तैयार करने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके हिस्से में भी 25 करोड़ रुपया आए, आपके हिस्से में भी नौकरी रोजगार आए। आपके जो अधिकार हैं वो अधिकार जो छीन रखे हैं दुश्मनों ने, राजनीतिक विरोधियों ने, वो अधिकार आपके वापस आप तक पहुंचे। और जो जुर्म जाती हो रही है सत्ता के सारे पे, बहन बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, वो बंद हो। आप महसूस करो, अभी मेरे पास एक चिट्ठी आई, अभी मेरे पास एक चिट्ठी आई, एक बहन लेके आई, कहीं होगी कहीं, हमसे बोली आप तो मां, आपके आसपास वाले लोग अच्छे नहीं है, उन्होंने आपको गलत सलाह दी, आप बैठ कर। एक बहन हमसे आई, वो पंचायत सहायक है, यही कहीं है अभी, हमसे बोली भैया हमारा वेतन बढ़वा। कल हमें परसों में होमगार्ड के साथी मिले, हमसे बोले भैया हमारा वेतन बढ़वा। उससे पहले पीआरडी के लोग साथी मिले, हमसे बोले भैया हमारा वेतन बढ़वा दो। शांत रहो, जो जिसका काम है उसे करने दो, भेड़ बकरी जैसे मत करो। क्या भाई
जनरेटर चला गया? अरे, बैठे रहो शांति से, घबराओ मत। अब बराबरी हो गई है, ना आपके पास पंखा ना हमारे पास पंखा। और यही ठीक है, जब आप गर्मी में रह सकते तो हम भी रह सकते हैं। हेलो, ये बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। और गैर बराबरी योजना चालू करके भी पूरा पंखा लगाते हैं अपन। नहीं ठीक है, हम जो कह रहे हैं हमारी बात मान लो। तो पीआरडी वाले आए कि भैया हमारा वेतन बढ़वा दो, हमारे पास अनुदेशक आए भैया हमारा वेतन बढ़वा दो, शिक्षा मित्र आए भैया वेतन बढ़वा दो। और हमने पुलिस के जवानों के लिए कहा कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, सप्ताह में इनको एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, इनकी वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए, इनको बॉर्डर स्कीम से मुक्ति मिलनी चाहिए। और हमारे पास किसान हैं कि साहब एमएसपी की गारंटी दिला दो। तमाम लोग हमारे पास आते रहते हैं कि भैया हमारी आवाज उठा दो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारे काम 2027 में छुट्टी बजाते हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे पास 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे आए कि भैया नौकरी दिला दो। हमारे पास पुलिस भर्ती के जो बच्चे हैं, जिन भर्ती में घोटाला हुआ है कि भैया भर्ती दोबारा करा दो। हमारे पास बीएड के बच्चे आए कि भैया सरकार के आदेश से हमने बीएड कर ली, अब उन्होंने कानून लागू कर दिया, राजपत्र जारी कर दिया कि बीएड वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। भैया हमारी जान बचा दो, हमें रोजगार दिला दो। हमारे पास बीटीसी वाले भाई आए, बहनें आई कि भैया बीटीसी वालों को नौकरी दिला दो। तमाम लोग आए, लेकिन नौकरी कौन दिला सकता है बताओ? जिनका राजकाज होता है। और राजकाज किनका है? जिनकी सरकार है। और सरकार किनकी है? जिनके विधायक ज्यादा है। और जिनके विधायक ज्यादा है, जिनकी सरकार है, उनकी कलम में ताकत है। उनके एक कलम से लाखों नौकरियां जाएंगी, उनकी एक कलम से सरकारी शिक्षा सबके लिए मुफ्त हो जाएगी। चाहे डॉक्टर बनना, चाहे इंजीनियर बनना, चाहे वकील बनना, चाहे जज बनना, कुछ भी बनना। मैं गारंटी देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा समय आएगा कि किसान का बेटा भी 1,000 रुपए में डॉक्टर बनेगा। मेरी बात को आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश में वो दिन भी आएगा कि बड़ी से बड़ी बीमारी का 1,000 रुपए में इलाज होगा। मेरी बात को आप याद रखना। जमीन की गिरवी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में वो दिन भी आएगा, किसी गरीब की बेटी की शादी होगी तो सरकार 1,00,000 रुपए की मदद पर हर गरीब की बेटी की करेगी, उस गरीब परिवार की करेगी जिसके ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े। वो दिन भी आएगा कि आशा आंगनबाड़ी बहनों के वेतन में वृद्धि होगी। वो दिन भी आएगा भोजन दाता के वेतन में वृद्धि होगी। वो दिन भी आएगा कि पीआरडी और होमगार्ड भाइयों के वेतन में वृद्धि होगी। और वो दिन भी आएगा कि पुलिस के साथियों को 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी और बॉर्डर स्कीम की से भी मुक्ति मिलेगी। मेरी बात आपको विश्वास दिलाता। वो दिन भी आएगा कि बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर घूम पाएंगी और किसी कुंडे की हिम्मत नहीं होगी किसी बेटी की तरफ वहां उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग याद रखें। वो दिन भी आएगा भूमिहीन लोगों को भूमि मिलेगी। वो दिन भी आएगा कि वंचित वर्ग के नौजवानों को धो करने के लिए लोन मिलेगा। वो दिन भी आएगा कि ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। और वो दिन भी आएगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC OBC के लोगों को आरक्षण मिलेगा। वो दिन भी उत्तर प्रदेश में आएगा, लेकिन आएगा तभी जब आप अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से अदा करोगे। वो दिन भी आएगा कि महिलाओं को मिलने वाली 500 रुपए की पेंशन, विधवा विकलांग वृद्धाओं को मिलने वाली पेंशन 5,000 रुपए होगी। मेरी बात को आप याद रखना। वो दिन भी आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब आप बहादुर लोग अपनी गली मोहल्ले की जिम्मेदारी उठा के, अपने गांव बस्ती की जिम्मेदारी उठा के, अपने विधानसभा अपने बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी उठा के और अपने आप से आजाद समाज पार्टी को ताकतवर करने का काम करो। वो दिन भी आएगा किसी की बेटे की कोई मूछें रखने में, घोड़ी पर बैठने में
संभव है जब आप मेरी आवाज के साथ खड़े हो जाओ। ये तभी संभव है जब आप यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, एक होता है नौकर जिसको मालिक कोई काम बता देता है और नौकर उतना ही काम करता है। एक होता है मालिक जो अपने घर की जिम्मेदारी को सुनता है। आजाद समाज पार्टी काशीराम ये मेरी पार्टी नहीं है, ये आप सबकी पार्टी है। ये बहुजन समाज के अंतिम व्यक्ति की पार्टी है। ये हर गरीब किसान मजदूर की पार्टी है। वो दिन भी आएगा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। वो दिन भी आएगा कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होगा रोजाना का। मेरी बात को याद रखना। और समान कार्य समान वेतन लागू होगा। सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलेगी और गटर में हमारा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। इस बात को भी आप याद रखना। वो दिन भी आएगा। लेकिन करने को तो बहुत कुछ है। आएगा तब जब बुजुर्ग हो जाएंगे और गांव में महिलाओं को घर में रोजगार मिलेगा। सर पे ईंटें नहीं उठानी पड़ेंगी, भट्टे कोलू में काम नहीं करना पड़ेगा, उनका अपमान नहीं होगा, उनके ऊपर कोई गलत इलाज नहीं। लेकिन आएगा कब? जब आप आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकतवर बनाने का काम करोगे और अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी काशीराम को देने का काम करोगे। बताओ, मदद कराओगे नहीं कराओगे? कौन कौन मदद कराएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। जो दोनों हाथ खड़ा करेगा उसी की माने